सो जितने स्टूडेंट्स इसमें इस समय आए हैं, मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम है। और ज़्यादातर जो बच्चे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर संख्या नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो व्हाट वी डू नाउ, again we are going to share your पीपीटी और शुरुआत कर रहे हैं अपने मोबाइल कम्युनिकेशंस के नए जो टॉपिक हैं वो है फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल। और इस फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव प्रोपोगेशन है। थ्री बेसिक प्रोपोगेशन मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे, फ्री स्पेस प्रोपोगेशन मॉडल को भी हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लिंक बजट डिज़ाइन यूजिंग पाथ लॉस मॉडल को भी हम देखेंगे, आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल को भी हम देखेंगे और इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल को भी हम देखेंगे और सिग्नल पेनिट्रेशन इनटू बिल्डिंग ये भी हम चेक करेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब 3 से ज़्यादा नहीं बच्चे बढ़ेंगे। हेलो आस्था, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो? यस सर आ रही है आवाज। ओके, क्योंकि इधर हम रिकॉर्डिंग भी कर यस सर। ठीक ठीक ओके ओके। तो द मोबाइल रेडियो चैनल जो हमारा है, इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हमको जो डिसाइड करना पड़ता है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि रेडियो सिग्नल्स को फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रेवल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, वो फ्री स्पेस के अंदर के वो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ नेचुरली हैं और कुछ ह्यूमन मेड्स हैं। तो जो नेचुरल फिनोमेना हैं जैसे पहाड़ है, ट्रीज है, नदी है, नाला है, और जो हमने ह्यूमन बींग्स ने जो बनाया हुआ है, बेसिकली हम अर्बन एरिया को कैलकुलेट करते हैं, अर्बन एरिया को देखते हैं, तो हमारे ह्यूमंस में टॉल बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और लैंप पोस्ट हैं। तो जी ये जो राइज इन द हाइट ऑफ दी जो बिल्डिंग्स हैं, they cannot allow to radio electromagnetic waves to travel from in a straight form. So अगर वो स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेंगी तो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करने पे जो लाइन ऑफ साइट्स हमको जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता। यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर तब आइडियल है जब रेडियो वेव एक स्टैंडिंग, यानी कि जो कि जिनकी जिनकी खासियत क्या है, क्यों हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेते हैं, क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर जाती है। अब जब लाइन ऑफ साइड होगी तभी हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक जाएगी। अगर ये हमने ग्राउंड पे इसको प्लेस किया हुआ है और बीच का जो ओपन स्पेस एरिया है ये अनइवन फैक्टर से कवर्ड है, कहीं पे तो ऐसी टॉल राइस बिल्डिंग ह्यूमन भी, कहीं पे ऐसे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हमने नदी नाले बनाए। तो होता क्या है, जो वेव्स हैं जो इससे जब टकराती हैं, कोई एक सिंगल हम इलेक्ट्रो अगर तीन अगर वेव्स को हम लें और इन वेव्स का अगर हम एनालिसिस करें तो इन वेव्स को कुछ तो स्ट्रेट होके रिफ्लेक्ट होके रिसीवर एंड पे पहुंच जाएंगी, कुछ का ऐसा होगा कि कुछ ऐसे बिल्डिंग्स पे जाएंगी जो शार्प कट एज होंगे, और ये शार्प कट एज हमें एक और ऐसे फैक्टर की ओर ध्यान दिलाएंगे जिसकी वजह से ये एक डिफ्रैक्शंस हो जाएगा। और कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जहां पे इस रेस का टकराना और ये स्कैटर्ड होके फैल जाती हैं, फैल। अब जब ये रेस कहीं ना कहीं मल्टीपाथ को ट्रेवल करते हुए जब वापस इस एंड पे आएंगी तो ये जो सिग्नल्स का हमको कैलकुलेशन या एनालिसिस करना पड़ेगा। वी हैव टू सम अप ऑल, जितने भी सिग्नल्स हैं इनका हमको सम करना पड़ेगा, और उसकी एनालिसिस तो बहुत ही डिफिकल्ट होगी क्योंकि ऑल सिग्नल्स आर रैंडम इन नेचर। तो इट इज एक्सट्रीमली नॉट इजी to analyze that signal, how much received power or how much the transmit power is required to easily send our message from one place to another place. So what we do now, we have the only one answers,
ऐसा करने के लिए हम उसकी मॉडलिंग करते हैं और इस मॉडलिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको डाल के अपना आंसर्स, अपना जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होता है उसको प्राप्त करते हैं। पर अब इसके अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स जिसका सॉल्यूशन हमको चाहिए वो हमारे दो हैं। पहला है डिटरमाइनिंग द कवरेज एरिया ऑफ द ट्रांसमीटर, कितना कवरेज एरिया हम कवर कर रहे हैं, हाउ मच द कवरेज एरिया वी आर गोइंग टू कवर। तो दिस इज नथिंग बट आवर द ओपन फ्री स्पेस पाथ। और इस ओपन फ्री स्पेस पाथ का सबसे बड़ा फिनोमेना क्या है, वी हैव ए मोबाइल यूजर, दैट यूजर is either stationary or moving, it moving in any directions. So the signal should be reach at the antenna of your this radio terminal device. So it is not easy because every time user is not only line of sight, that signal is already present in a medium, but it is not easy to catch that type of signals which is actually radiated from the transmitter. So up it depends also on battery lifetime. So it is required to मॉडलिंग दिस ऑल दी फैक्टर्स। सेकंड क्या आता है कि कोई भी सिग्नल्स जो हम भेजते हैं, हमने हमेशा यही कहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है इट इज इन दी फॉर्म ऑफ, जो इंफॉर्मेशन को पहले हम जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज नथिंग बट इन दी फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा, और डिजिटल डेटा कैन नॉट बी सेंड बाय द ट्रांसमीटर। तो इसको सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जो वायरलेस कम्युनिकेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, वही डिजिटल सिग्नल हमारा सेंड किया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर से। सो द प्रोसेस विच हैव टू अडॉप्ट टू कन्वर्ट दिस डिजिटल डेटा into a digital signal is called the line coding. So line coding is a process or method which convert your information bit sequence or into a digital signals. अब ये digital signals is now ready, but you have to communicate this in a transmitter to receiver. So there should be some mechanism need for the modulation. So which type of the modulation is required? It is should be improve your channel quality, because in this digital signal there is a two types of। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अब? हेलो सर नहीं आ, हाँ सर अब क्लियर आ रही है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जो मेरा डिजिटल जो है इसके अंदर दो चीजें हैं। पहले मेरे इस डिजिटल सिग्नल्स में हम जो भेजते थे, इनिशियली अगर हमने आपसे बात की थी तो पहले वॉइस जाती थी, अब इसमें इंक्लूड हो गया हमारा डेटा। और ये जो डेटा है ये कोई छोटा डेटा नहीं है, इट इज द इन द अमाउंट ऑफ बहुत बल्क के फॉर्म में है। सो द क्वालिटी ऑफ योर चैनल शुड बी as it will be allowed to guide this data in a free manner. So we have to require to check the capacity of the your channel. इसीलिए हमको इसका कितनी कैपेसिटी उस चैनल्स में डेटा को कैरिड करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब ये डेटा कैरिड होता है तो दोनों एंड पे इक्वलाइजर्स लगाए जाते हैं। हम दोनों एंड पे कुछ ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो उनके दोनों काउंटर्स को चलाता है, जितने नंबर ऑफ पैकेट्स इधर से गए उतने ही नंबर ऑफ पैकेट्स उस एंड पे रिसीव्ड होने चाहिए, और जब दोनों सिंक्रोनाइज होंगे तभी डेटा मेरा एक दूसरे से लिया या दिया जा सकेगा। दूसरा, जब ये डेटा हम सेंड करते हैं तो डायरेक्टिविटी की भी एक जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर है पहले वो चेक करता है कि कितनी कैपेसिटी हमारा रिसीवर उस बिट रेट्स को या डेटा रेट्स को ले सकता है, कितने रेट से हम इस डेटा को सेंड करें और कितने अमाउंट ऑफ डेटा उस तक पहुंचाएं। क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसीवर के कैपेसिटी से ज्यादा हम डेटा रेट से भेजेंगे और ज्यादा डेटा भेजेंगे
so it cannot be handle that type of situation. So वो सिचुएशन बड़ी बर्स्ट कंडीशंस होगी और हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो अब जो हमारा जो मेन कंसर्न था वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो अब हम करें क्या? हमारे पास तो चॉइस नहीं है। तो हमारे लिए एक चॉइस यही है कि हम इस सिग्नल्स का एक मैकेनिज्म बनाएं, और जो मैकेनिज्म है प्रोपोगेशन मैकेनिज्म और प्रोपोगेशन मॉडल, उसका हम एनालिसिस करें। तो जब हमने इसकी एनालिसिस की तो हमने देखा कि to transmit our or you can say my message wirelessly, so there should be some key important point here, some important factor. We need to we need a wireless communications to transmit and to receive this message. So this is the two main components जो चाहिए वायरलेसली communications करने के लिए। तो अब जब इस प्लेयर को, इन दो प्लेयर्स को वी पुट इन ए ग्राउंड, तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, इट इज नाउ रेडी टू एक्सचेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स। सो देयर इज ए need to consider which type of the signals is now we are going to take now। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम कभी इन सिग्नल्स का कैरी करते हैं, और कैरी करने के लिए हमारे पास इस सिग्नल्स की जो कैपेसिटीज होती है, वो कैपेसिटीज डिपेंड करती है हमारे इन फैक्टर्स पे। तो जो फैक्टर्स हैं ये है हमारा रिफ्लेक्शन, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया पेंसिल। रिफ्लेक्शंस, डिफ्रैक्शंस एंड स्कैटरिंग, ये तीन ऐसे मेन जो फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको देखने के लिए एक हाई रेस माउंटेन बनाए और इसके सबसे टॉप ऑफ द पॉइंट पे हमने अपना टावर डाल दिया, और इस टावर को हमने रेडिएट कराना शुरू कर दिया, तो जो रेडिएशंस होगा वो हमारे इन टॉल्स बिल्डिंग्स के पास पहुंचेगा। ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स पे आने की वजह से अगर हम यहाँ से इस सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको समझाने के लिए, ये एक, ये दो रेडियो वेव्स, ये तीसरी रेडियो वेव्स, तो जो नीचे वाली जिसको मैंने नंबरिंग 1 की है, अगर ये यहाँ आती है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के इस सरफेस से, जो सरफेस है इसका नाम हम बोलेंगे स्मूथ सरफेस, दैट सरफेस इज स्मूथ इन नेचर। तो जो स्मूथ सरफेस होगा, उस सरफेस की वजह से मेरी जो पहली रेडियो वेव्स है दैट इज रिफ्लेक्टेड, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ है ये जानने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, ये जो मैंने गाढ़ा किया हुआ है ये लाइन, इसकी अगर ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होती है। अगर ये वेवलेंथ ज्यादा है तो दैट रेडियो वेव इज रिफ्लेक्टेड। ठीक, क्यों हुई रिफ्लेक्टेड? कि it takes the long wavelength to reach our destination। तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो मेरा ये गैप है दैट इज नथिंग बट इट इज द चैनल। ये चैनल है, ओपन स्पेस मीडियम है, इट इज द मीडियम which is where our radio waves are traveling from one place to another place। और जो रेडियो वेव्स की जो टेंडेंसी है, प्रोपोगेशंस की टेंडेंसी है, क्योंकि द रेडियो वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन
प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अब क्या है कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि जब कभी भी सिग्नल्स हमारे रिसीवर एंड तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक जो रिसीवर एंड तक क्यों नहीं पहुंच रहा है तो उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम एवरी टाइम ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट ए लाइन ऑफ साइट्स, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जो ऑब्स्टेकल है वो हमारे ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में भी हो सकता है। तो लाइन ऑफ साइट तो तब है कि जब आपने आइडियल कंडीशंस ली हुई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ऑब्स्टेकल्स हैं इसको अपने इस प्रोपोगेशंस में हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब कभी भी हम इसको कंसीडर करते हैं तो हम बोलते हैं कि आवर सिग्नल इज इम्पिंग्स, मतलब कि विच इज सिग्नल टोटली नॉट अवेलेबल टू रीच our the destination. So it means signal is hit upon a obstacles, and there are the reflection phenomena is taking place. So you can say the reflections are occur when the propagation wavelength यानी कि is larger as compared to the wavelength of the electromagnetic waves. तो अब डिफ्रैक्शंस क्यों हो रहा है? तो डिफ्रैक्शन इज ओनली जस्ट ड्यू टू, अगर इस फिनोमेना को अगर हम देखें तो डिफ्रैक्शंस का मतलब इट फैल्स ऑन ए, ये जो रेज हमारी आ रही है, एक मिनट जरा सा, एक मिनट, पेंसिल ही आ गया, इसको जब ये सेकंड जो रेज है इसके जो जो कर्व्स का जो शार्प एज है, तो इस शार्प एज से ये बेंड कर जाएगी, मुड़ जाएगी, जहां इसको जाना था वहां पे ना पड़ के ये किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगी, जो कि डिटरमाइंड लोकेशंस नहीं है, जिसको हमने डिसाइड नहीं किया। ये लोकेशंस कोई और लोकेशंस है जिसपे इसको नहीं जाना चाहिए था, और लेकिन ये वहां पे पहुंच के और हमारा जो सिग्नल्स है वो प्रोपोगेशन का वो वेस्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो हमको इस फिनोमेना को भी अपने कंसीडर्स में रखना पड़ेगा। जो तीसरा मेरा जो मेन डिफ्रैक्शंस, ये जो थर्ड है, थर्ड का जब ये ऐसे एज पे पड़े जहां पे सिग्नल्स जो बिल्डिंग का वो पॉइंट खत्म हो रहा हो, ठीक है, और तब यहाँ से ये रेस कई सारी रेस के पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे फिनोमेनास को हम स्कैटरिंग करते हैं, और ये स्कैटरिंग की वजह से ही नॉर्मली जो रेज है ये दूसरी रेज से स्ट्राइक करके उनको फिर मल्टीपाथ प्रोपोगेशंस के लिए विवश कर देती हैं। वो प्रोपोगेशंस उस डायरेक्शंस में न जाके दूसरे डायरेक्शंस में चला जाता है। तो
यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो मेरा सिग्नल्स प्रोपेगेट कर रहा है, उस सिग्नल्स में आप स्पाइक्स जैसे जो पॉइंट्स देख रहे हैं, नीचे की ओर हैं और ऊपर की ओर हैं। तो सिग्नल्स का जो पॉइंट है, वो डीबी में कैलकुलेट होता है। -90 डीबी से लेकर 100 डीबी के अंतर्गत हम वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जो वेव्स हमको रिसीव्ड होनी चाहिए रिसीवर एंड पे, वो -20 डीबी के नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो -30 से लेके -70 डीबी तक डीबीएम की जो हमारी जो रिसीव्ड पावर है, उसमें हमको ये सिग्नल्स मिला है। और इस सिग्नल्स के अंदर आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो नीचे की ओर जो आ रही हैं, जो नीचे की तरफ पड़ रही हैं, और कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ पड़ रहे हैं। जो पोर्शन नीचे की हैं, ये हमको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से मिल रही हैं, और जो ऊपर की ओर जो पोर्शंस है, वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी से मिल रही हैं। तो जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज का जो कर्व की जो शार्पनेस देख रहे हैं, रिसीवर ने इतनी इंफॉर्मेशंस को रिसीव किया है। अब इसमें से ये रिसीविंग जो करने का फिनोमेना जो आप क्लियर कट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, नीचे एक टर्म्स लिखा है TR separation distance. ये TR separation distance, it is nothing but it is the distance between the transmitter and receiver. जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो गैप है, उसको हम TR सिंबल से दिखाते हैं। और ये TR सिंबल्स जब हम यूज करते हैं, तो डेरिवेशंस में भी हम इस सिग्नल्स को स्मॉल d या कैपिटल D से शो करते हैं, ताकि हमको ये सेपरेशन डिस्टेंस काउंट करने में आसानी हो। अब ये जो फिगर है, ये फिगर्स हमारे जो बैंड में है, उस बैंड के अंदर क्या-क्या हम रेडियो वेव्स, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और ये इतनी बड़ी रेंज है, इसमें हम वेरी लो फ्रीक्वेंसीज को भेजते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज को भी भेजते हैं, और मीडियम फ्रीक्वेंसीज को भी भेजते हैं। तो जो हमारा जो मीडियम बैंड जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रेडियो वेव्स पे या जो लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी या वेरी लो बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फॉलो करती हैं हमारे ग्राउंड को। और हमारा जो फ्री स्पेस है, ये कई लेयर्स में डिवाइडेड है। जो सबसे ऊपर की लेयर है, वो आइनोस्फेयर लेयर है, जो सबसे टॉप ऑफ द हिल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आइनोस्फेयर लेयर। और ये आइनोस्फेयर लेयर है, और इस आइनोस्फेयर लेयर में ही रिफ्लेक्शंस का ज़्यादातर फिनोमेना किया जाता है। इस रिफ्लेक्शंस को हम ज़्यादातर इसी रीजन में हम देखते हैं। इसी रीजन्स में हमको देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शंस जो ग्राउंड में जो है, ये जो अर्थ इज ए वेरी गुड रिफ्लेक्टर, ये भी रिफ्लेक्शंस का काम करती है। आइनोस्फेयर से और ग्राउंड स्पेस के थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस से ऊपर 16 किलोमीटर अराउंड अगर हम ऊपर जाएंगे, तो एक और स्पेस बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक स्पेयर के नाम से जानते हैं। इस आइसोट्रोपिक स्पेयर्स में भी मल्टीपाथ रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो जब हमको एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है, तब हम मीडियम फ्रीक्वेंसीज का बैंड यूटिलाइज करते हैं। जब ग्राउंड वेव्स को जो वेव्स एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसीज का करती है, टेंडेंसी अर्थ की, तो जब ये अब 400 या 50-100 के ऊपर सरफेस पे जाती हैं, तो ये वापस अर्थ को सेंड की जाती हैं। तो ज़्यादातर जो सेंड करने के बाद मोस्ट ऑफ द पोर्शन एब्जॉर्प्शन में चला जाता है। कुछ जो पोर्शंस है, वो रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर एंड तक आता है। और
जो लाइन ऑफ साइट्स का जो मैं क्या कहते हैं, जो कंसीडर हम करते हैं, उसकी जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हम टावर और जो अर्थ का सरफेस है, चूंकि ये कर्व के फॉर्म में है, तो कर्व के फॉर्म में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे एंड तक एक स्ट्रेट पाथ को, LOS लाइन ऑफ साइट पाथ को क्रिएट नहीं करते। तो हम हेल्प लेते हैं इस क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस की। इसीलिए हम मल्टी पाथ प्रोपोगेशंस को पढ़ते हैं। अब मल्टी पाथ प्रोपोगेशंस को पढ़ने के बाद एक सबसे पहले इस फ्री स्पेस पाथ को जो जिस किसी ने देखा तो वो थे हमारे फ्रीज साहब। तो फ्रीज ने फ्री स्पेस इक्वेशन मॉडल को लेके आए। उन्होंने बताया कि अगर हम आइडियल एंटीना अगर यूज करेंगे तो वो एंटीना आइडियली लाइन ऑफ साइट को तो चेक करेगा, बाकी जो अगर कोई यूजर इस कर्व के नीचे आ गया, इस एंड पे नीचे चला गया, तो वो उसको कभी सिग्नल सेंड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसा एंटीना चाहिए जो आइसोट्रॉपिक हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं आइनोस्फेयर यानी कि आइसोट्रॉपिक हो, जो रिफ्लेक्शन भी करा सके सिग्नल्स का। तो आइसोट्रॉपिक की खासियत क्या है? इट सेंड द सिग्नल इन ऑल द डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में वो सेंड करता है। और आइडियल सिग्नल की प्रॉपर्टीज क्या है? इट सेंड द सिग्नल इन ए ओनली लाइन ऑफ साइट्स, LOS पाथ को फॉलो करता है। तो in a place of ideal signal we have to decide to choose the directional antenna, that is the isotropic reflector। अब जो आइसोट्रॉपिक रिफ्लेक्टर जब हम यूज करेंगे तो जो वेव फॉलो कर रही हैं दे आर मोर डायरेक्ट पाथ, वो डायरेक्ट पाथ को ज्यादा करेंगी और उस एज कंपेयर तो इस नॉर्मल एंटीना। तो जो लाइन ऑफ साइट का जो कम्युनिकेशंस है उसके वजह से और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है इनकी वजह से इंटरफियर होगा, ये वेव्स एक दूसरे से इंटरफेरेंस का फिनोमेना करेंगी। जब इंटरफेरेंस होगा तो हमको इंटरफेरेंस को भी अपने डिजाइनिंग में कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जब हायर से हायर फ्रिक्वेंसीज की ओर हम जब बढ़ते हैं तो जो हमारे ऑब्स्टेकल जो हैं इनकी वजह से हमको ज्यादा डायरेक्ट पाथ नहीं मिल पाता, वी कैन नॉट गेट दी मोर डायरेक्ट पाथ। सो व्हाट वी डू नाउ, वी हैव से कि अगर लोगों ने ये भी कहा कि लोअर फ्रिक्वेंसीज को निकालें जो अगल बगल से निकल जाए, पर ऑब्स्टेकल उसको तो और ही पास करने नहीं देती हैं। तो अब फिनोमेना ये आया कि ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर शुड बी अलाउड टू ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्टेड बिल्डिंग, टावर्स, लैंप पोस्ट या अदर नेचुरल थिंग्स, so we can do some channel improve the channel characteristics। तो इसमें जो स्पीड की जब कंसिडरेशन किया गया तो स्पीड पे देखा गया कि जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिशंस के लिए लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने के बाद फेडिंग का इफेक्ट आ जाता है, वो सिग्नल वीक हो जाता है। अब जब फेडिंग की फिनोमेना आएगा तो जो सिग्नल्स है हमारा डिस्टॉर्शन ज्यादा देने लगेगा। तो डिस्टॉर्शन होगा तो सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन हमारी पुअर हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स हमारा पुअर हो जाएगा। सो इस प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, तो हमने को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स रखे जिससे हम इसको कवर कर सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रांसमीटर है, जो एक गाड़ी है जिसके अंदर एक यूजर बैठा हुआ है और ये गोला जो है एक ऑब्स्टेकल है और ये मेरा जो जिससे इसने कॉल मिलानी है। तो इसने जब सिग्नल भेजा तो सबसे पहले वो आर इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, फिर इस ऑब्स्टेकल पे स्ट्राइक किया, इस ऑब्स्टेकल्स के बाद ये टॉल बिल्डिंग तक क्रॉस कर गया। फिर दूसरा क्या हुआ, ये गोज टू स्ट्रेट एस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और डायरेक्ट
ये डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया। अब ये इस डी पॉइंट पे स्ट्राइक किया। डी पॉइंट का जो शार्प जो एज था, इसकी वजह से डिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, ये एस स्कैटरिंग यानी हर एक डायरेक्शन में, इधर भी सेंड कर सकता है किसी भी, तो ये रिसीवर तक पहुंचा। रिफ्लेक्शंस की वजह से सिग्नल, तो हमारे जो सिग्नल्स है इन तीनों इफेक्ट की वजह से आया है। जब इन तीनों सिग्नल्स को हम ऐड करेंगे तभी हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे, और ये काम हमारा रिसीवर को करना है। तो impact of this coverage area which is depend on these three mechanism, और जो रिसीव सिग्नल की स्ट्रेंथ है ये भी इसी पे डिपेंड करती है। ये एक मोबाइल डज नॉट हैव एनी क्लियर लाइन ऑफ साइट पाथ टू द बेस स्टेशन, then the diffraction and scattering will not dominate the propagation. If the mobile is at a street level without LOS, then diffraction and scattering will probably dominate the propagations. So as you know, the if the mobile is a tendency to move in all direction, but it covers the small distances, and instantaneously it receives the signal with fluctuate rapidly or in a very small time period. That is nothing but it is the fading. That scale is known as small scale is known as fading. The reason is that behind signal is the sum of many contributor coming from the different directions, and since the phases of these signals are random and the sum behave like a noise relight uh, fading, or you can say in a small fading, the received signal power may change as much as 3 or 4 order of magnitudes, that is the 30 dB and 40 dB. When the receiver is only move in fraction of the wavelength, then fading effect is very less. So uh, the if the we can say the mobile moves away from the transmitter and cover a very large distance, the local average received signal will gradually decrease, and that is called the large scale path loss. तो जब स्मॉल स्केल पाथ लॉस की बात करेंगे या लार्ज स्केल पाथ लॉस की बात करेंगे, तो स्मॉल स्केल फेडिंग स्मॉल स्केल पाथ लॉस में होगी, और लार्ज स्केल फेडिंग लार्ज स्केल पाथ लॉस में होगी। तो ये स्मॉल स्केल फेडिंग होगी एक स्मॉल ड्यूरेशन के सडन रिपीट फ्लक्चुएशन की वजह से, और ये ड्यूरेशन बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल पाथ लॉस फेडिंग। और जब ये डिस्टेंस जो हमारा सिग्नल्स का जो हो रहा है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है और एक बड़े एवरेज एरिया को कवर कर रहा है, तो जितनी भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी एवरेज सिग्नल की जो इंक्रीज होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, इसको बोलेंगे लार्ज स्केल पाथ लॉस। तो टिपिकली जो कवरेज लोकल एवरेज रिसीव्ड पावर है is computed by averaging signal measurement over a measurement track of PCS. This means 1 meter to 10 meter track. So the model that predicts the mean signal strength for an arbitrary receiver transmitter यानी कि TR separation distance are called large scale propagations model. So it is required to analyze the estimating the coverage area of transmitter. So वही पीछे का जो डायग्राम है आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस इन्होंने मीटर में दी है 14 से 80 मीटर्स की डिस्टेंस 28 मीटर्स की डिस्टेंस है, और जो पावर है -30 dBm से -40 -50 60 और 70। अब मैंने आपसे कहा कि सिग्नल -90 से लेकर -100 dBm के बीच में आता है, और उसमें से अगर वो सिग्नल -20 dB से नीचे रहेगा तो वो सिग्नल
हम रिसीव्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नल है -40 डीबी है। तो यहाँ पे आप जो सिग्नल्स देख रहे हैं, जो डार्क लाइन है और एक जो लाइन प्रोपोगेशंस की बन रही है, इसमें सिग्नल्स जो फिगर जो सिर्फ एनालाइज करने के लिए दिया गया है, ये ऐसा एक्चुअल डेटा कोई नहीं है। ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे बनाया गया है कि इसको देखें कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा कंप्रेस है और जहाँ पे डेटा बहुत फैला हुआ है, तो जो डेटा फैला हुआ है, जो पोर्शन इनके बीच का जो गैप है, वो गैप बता रहा है इट इज अ लार्ज स्केल प्रोपोगेशन, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस -14 से 28 मीटर ये बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसका यूज करें और देखें कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ व्हेन द ट्रांसमीटर रिसीवर हैव क्लियर और अनअब्स्ट्रक्टेड है, एलओएस पाथ बिटवीन देम है, तो जो रिसीवर पावर इज डीके द फंक्शन ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस राइज टू द सेम पावर, but the path loss signal means it attenuate the signals, which is uh, signal is not having the any type of information, that is the signal attenuation. The signal attenuation as a positive quantity measured in dB, and it is defined as the difference in dB between the effective transmit power and received power. So path loss is given by transmit power to the received power. So free space power received by the receiver antenna separated from the radiated transmit antenna by a distance d, and it is given by Free's free equations. There are the some components. P of t is the transmitted power, received power is given by the separation distance d is a received power. G of t is nothing but it is the transmission antenna gain, which is the dimensionless quantity. Gain of receiver is the receiver antenna gain, and it is also a dimensionless quantity. D is small d is the separation distance between the transmitter or receiver, which is in a meters. L is the system loss factor, and it is nothing but it is the portion of your antenna and your length of your antennas जो आपने स्टैंड लिया हुआ है, जो इसमें से इसको इंस्टॉल करते हैं, कहीं पे फिक्स करते हैं, वो जिसकी वजह से